उधर सुबाहु और विलोचन बाहु अंगरक्षक के वेश में अपनी माता रानी दुर्गा को राजकुमारी शिवांगी द्वारा बताए गए स्थान पर स्थित शिविर तक सुरक्षित पहुंचाकर कुछ दूरी पर टहलने निकल जाते हैं। इधर शिविर के भीतर गहरा मौन छाया हुआ है। रानी दुर्गा और रानी वैशाली आमने सामने मौन बैठी हैं। तभी धीरे धीरे अग्निवेश भीतर प्रवेश करता है। उसके हाथों में मखमली वस्त्र में लिपटा एक छोटा बक्सा थमा है। अग्निवेश नम्र स्वर में, राजमाताओं, राजकुमारी शिवांगी ने एक अमूल्य उत्तरदायित्व मुझे सौंपा था, इन तीरों को सुरक्षित रखने का। आज वह समय आ गया है जब इनका रहस्य उजागर करना आवश्यक हो गया है। वह धीरे से वस्त्र हटाता है। बक्से में 3 तीर रखे हैं। एक तीर पर राज चिन्ह उभरा है, बाकी 2 विशिष्ट रचना वाले हैं, जिनके सिरों पर हल्का जलने का चिन्ह है। अग्निवेश आगे कहता है, यह रहा वह तीर जो गंगा तट पर राजकुमारी पर चलाया गया था, और ये 2 अन्य जिन्हें उसी स्थान के पीछे झाड़ियों में पाया गया जहां विलोचन बाहु अपने साथियों के साथ रुके थे। रानी दुर्गा दोनों तीरों को ध्यान से देखती हैं। रानी दुर्गा धीमे सशंकित स्वर में, यह नक्काशी, ये रचना, ये तो हमारे राज परिवार की परंपरागत तीर कला से मिलती है। रानी वैशाली उलझन में, क्या राज परिवारों में कोई ऐसा भी कर सकता है, किंतु वह ऐसा क्यों करेगा? अग्निवेश गंभीर स्वर में, यही प्रश्न आज सबके मन में है राजमाताओं, परंतु प्रमाण झूठ नहीं बोलते। राजकुमारी ने स्वयं मुझे कहा था, इन तीरों को समय आने पर उनके सामने प्रस्तुत करना होगा ताकि सच्चाई उनसे छिपी ना रह जाए। तभी राजकुमारी शिवांगी शिविर के पर्दे के पीछे से प्रवेश करती हैं। उसके चेहरे पर दृढ़ता और मौन दोहक है। शिवांगी धीरे से, मैंने कभी नहीं चाहा कि यह दिन आए, पर अब बात मेरी नहीं, पूरे राज्य की प्रतिष्ठा की है। राजमाता दुर्गा, कृपया इस तीर को देखिए। क्या आप इसे पहचानती हैं? संभव है यह तीर आपके राज परिवार की शस्त्रशाला से हो, और जिस व्यक्ति ने इसे चलाया उसके चेहरे पर काले तिल का स्पष्ट निशान था। रानी दुर्गा ने तीर को ध्यानपूर्वक उठाया। कुछ क्षण तक वह उसकी नोक, बनावट और चिन्हों को देखती रहीं। फिर उनकी आंखों में एक झलक विस्मय की कौंधी, और अगली ही पल संदेह की गहरी परछाई उतर आई। रानी दुर्गा बोली, आप कहना क्या चाहती हैं राजकुमारी शिवांगी? क्या यह तीर मात्र हमारे राज परिवार से संबंधित है, या यह वही तीर है जिसे तुम स्वयं गंगा तट पर उस भयावह अग्निकांड के बाद मेरे पुत्र सुबाहु की निशानी बताकर मुझसे ले गई थी? क्या सुबाहु ने ऐसा कुछ किया है? उनका स्वर कांपने लगा, जिसके लिए तुम यह प्रमाण दिखाना आवश्यक समझ रही हो? राजकुमारी शिवांगी ने संयत स्वर में उत्तर दिया, नहीं राजमाता, वह तीर जिसे आपने मुझे दिया था मेरे लिए आज भी सम्मान का प्रतीक है। वह तो मेरी स्मृतियों में अंकित है और सदा रहेगा। रानी दुर्गा की आंखों में फिर से प्रश्न कौंधा, तो फिर यह तीर? मैं अभी भी आपके अभिप्राय को नहीं समझ पा रही राजकुमारी। शिवांगी ने क्षण भर मौन रहकर गंभीर स्वर में कहा, राजमाता, यह तीर ठीक इसी प्रकार का एक तीर उस दिन गंगा तट पर मुझ पर भी चलाया गया था, ठीक उस अग्निकांड से पहले। यह कहकर वह रानी वैशाली की ओर दृष्टि डालती है। मां, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए एकांत चाहती हूं। वैशाली मौन स्वीकृति में सिर हिलाती है। राजकुमारी शिवांगी धीमे कदमों से शिविर से बाहर निकल जाती है, जंगल की ओर, उस गहन रहस्य के पास जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। काशी नरेश की रानी वैशाली राजकुमारी शिवांगी द्वारा दिए गए उस तीर के संबंध में वहां जिक्र करती है, जिस एक तीर को वह चूम चूम कर खुश हुआ करती थी, दूसरे वह 2 तीर जिन्हें वो पैरों से कुचला करती थी। इधर रानी दुर्गा उस तीर के बारे में गहन चिंतन करने लगी जो राजकुमारी शिवांगी ने उन्हें सौंपा था।
उनके मन में यह विचार कौंधने लगा, आखिर शिवांगी ने यह तीर मुझे क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई संकेत छुपा है? क्या यह तीर मेरे पुत्र सुबाहु का है? क्या वह राजकुमारी की जान भी बचाने के बदले कुछ छिपाना चाह रहा है, जिसे शिवांगी उजागर नहीं करना चाहती? या फिर यह तीर रानी वैष्णवी के पुत्र बिलोचन बाहु का हो सकता है? जो भी हो, किसी ने राजकुमारी की हत्या का प्रयास किया है और इसका रहस्य सुलझाना अब अनिवार्य हो गया है। मुझे इस तीर की पहचान अवश्य करानी होगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। इधर राजकुमारी को जंगल की तरफ जाते देख विलोचन बाहु उसे पकड़ने के उद्देश्य से छिपकर कुछ दूरी तय करने के बाद उसके घोड़े पर कंक्रीट मार देता है। कंक्रीट का प्रहार होते ही राजकुमारी का घोड़ा तेज भागता हुआ राजकुमारी के काबू से बाहर हो जाता है। अपने घोड़े को बेकाबू होते देख राजकुमारी अपने बचाव के लिए जब किसी को आवाज लगाती है तो विलोचन बाहु धोखा देकर पहले उसे मदद कर दिखाना चाहता है, फिर आगे चलकर राजकुमारी से खींचातानी करने लगता है। उधर राजकुमारी की आवाज सुनकर उसकी माता वैशाली को यह भ्रम होता है कि राजकुमारी पर कोई संकट आ पड़ा है। तब रानी दुर्गा उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवी जी, आप चिंता न करें, वहां हमारे पुत्र सुबाहु और विलोचन बाहु दोनों मौजूद हैं। वे राजकुमारी की पूरी रक्षा करेंगे। राजकुमारी की आवाज सुनकर सुबाहु उसकी आवाज की तरफ चल देता है, जहां विलोचन बाहु अपने घोड़े को राजकुमारी के घोड़े के बराबर में लाकर राजकुमारी के घोड़े पर चढ़कर उससे खींचातानी कर रहा था। सुबाहु उसे देख विलोचन बाहु के पैर अपने तीर का प्रहार कर देता है। विलोचन बाहु राजकुमारी को छोट उसी के बराबर में चल रहे अपने घोड़े पर वापस होकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच सुबाहु राजकुमारी के घोड़े को कंट्रोल कर उस राजकुमारी को सुरक्षित करा देता है। तत्पश्चात राजकुमारी और सुबाहु के बीच कुछ वार्ता होती है और फिर कुछ समय रास्ते में रुकते हुए फिर से मिलने का वादा कर अपनी अपनी मौ के पास वापस आ जाते हैं। और फिर सुबाहु व शिवांगी विलोचन बाहु के कृत्यों की जानकारी दोनों रानियों रानी दुर्गा और रानी वैशाली को देते हैं। उसी दौरान राजकुमारी शिवांगी गंगा तट पर रानी दुर्गा के शिविर में आग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान उसके शरीर पर मौजूद एक विशिष्ट तिल के निशान के माध्यम से संकेतों में देने का प्रयास करती है। तत्पश्चात दोनों राजपरिवार अपने अपने राज्य लौट जाते हैं। रानी दुर्गा जब अपने राजपरिवार में लौटती हैं, तो राजकुमारी शिवांगी द्वारा बताए गए उस तिल के निशान के बारे में गहन चिंतन करने लगती हैं। वह मन ही मन सोचती हैं, शिवांगी जिस चिन्ह की बात कर रही थी, वैसा कोई निशान तो मेरे पुत्र सुबाहु के शरीर पर कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, विलोचन बाहु के शरीर पर ऐसा तिल अवश्य है। क्या संभव है कि शिविर में आग लगाने और षड्यंत्र रचने के पीछे उसी का हाथ हो? इन विचारों में डूबी रानी दुर्गा विलोचन बाहु के कृत्यों को याद करके गहरी उदासी में चली जाती है और यह उदासी धीरे धीरे उनके व्यवहार में झलकने लगती है। उधर विलोचन बाहु की माता रानी वैष्णवी जब रानी दुर्गा की उदासी को देखती है तो एक दिन उससे धीरे से पूछती है, बहन, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया रहता है? कोई बात तो है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही है। पर रानी दुर्गा मौन रह जाती है, कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे रानी वैष्णवी स्वयं भी उदासी में डूबने लगती है। यह देख एक दिन विलोचन बाहु झुंझलाते हुए अपनी मां से कह बैठता है, मां, क्या तुम पागल हो गई हो? कौन सी चिंता है जो तुम्हें इस तरह भीतर ही भीतर खा रही है? तब रानी वैष्णवी धीमे स्वर में कहती है, बेटा, मैं इस दुर्गा को, अपनी सखी को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। जब से उसने चुप्पी ओढ़ी है, मेरे मन में भी एक अजीब बेचैनी घर कर गई है। उधर सुबाहु भी जब अपनी माता रानी दुर्गा से उसकी उदासी का कारण जानना चाहता है, तो रानी दुर्गा बस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहती है, बेटा, अभी नहीं, किसी और दिन, जब समय आएगा तब सब बताऊंगी। एक दिन विलोचन बाहु कुछ सैनिकों के साथ खांडव राज्य की सीमा में पहनुच जाता है, जहां उसकी मुलाकात में खांडव राज भीष्मक पुत्र तेजस से कुछ वाद विवाद हो जाता है। विवाद में एक दूजे पर आक्रमण होने पर
विलोचन बाहु को खांडव राजपुत्र तेजसबंदी बना लेता है। श्रोतागण, अब तक आपने देखा कि विदर्भ राज के छोटे पुत्र विलोचन बाहु ने अपने ही राज परिवार के विनाश के लिए किस प्रकार एक के बाद एक अनर्थकारी कृत्य किए। सबसे पहले उसने गंगा तट पर काशी नरेश की राजकुमारी शिवांगी पर घातक बाण चलाकर उसे घायल करने का प्रयास किया। फिर अपने ही गंगा तट पर बने शिविर में आग लगाकर और भी बड़ा षड्यंत्र रचा। किंतु इन सब घटनाओं के बीच राजकुमारी शिवांगी ने अद्भुत धैर्य और बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। अपने विश्वस्त अनुचरों की सहायता से उसने इन कृत्यों पर विशेष ध्यान रखा। और अब आगे देखना है कि क्या वह विलोचन बाहु के इन दुष्कृत्यों को उजागर कर सकेगी या नहीं। तो प्रस्तुत है चैनल नेकी और पूछ पूछ पर प्रसारित हो रही सीरियल नागेश्वरी की श्रृंखला में सुबाहु, एक राजवंश की अधूरी कहानी, सोमवार रात 8 बजे। और इसके साथ ही दूसरे चैनल फिल्मी रंगमंच के सफर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रृंखला की नई मूवी सिसकती बेटी, तड़फती नारी, झुलसते बाग, शुक्रवार रात 8 बजे।